आप 10वीं क्लास में हैं और फरवरी में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको कई प्रश्न आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो संसाधन एवं विकास, जो कि आपके इतिहास का समकालीन भाग 2 का है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे आपके स्क्रीन पर, आप इसको आंसर देंगे कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन है नवीकरणीय, जैव, प्रवाह या अनवीकरणीय। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा घ, क्या है, अनवीकरणीय। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव या अचक्रीय। तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पे पुनः चक्रण वाला। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा पुनः पूर्ति योग्य। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 3 है, आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या है प्रश्न है, कह रहे हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। गहन खेती या वनोन्मूलन या अधिक सिंचाई या अधिक पशुचारण। तो हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ये घ, अधिक पशुचारण। ठीक है, देखिए भूमि निम्नीकरण का मतलब यह होता है कि मान लीजिए जहां पर भूमि है और वहां पे अधिक पशुचारण यानी कि पशु चरेंगे तो वहां से क्या होगा कि घास उसकी खत्म हो जाएगी और वहां की जो मिट्टी है वो धूल मिट्टी ज्यादा बनेगा और वहां से मिट्टी क्या होगा, अपक्षरण हो जाएगा, यानी कि वहां से मिट्टी दूसरी जगह चली जाएगी। ठीक है, जिसे मृदा संचरण कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर ये है अगला, करे कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी, सीढ़ीदार या सोपानी दोनों एक ही है, खेती की जाती है। तो देखिए सीढ़ीदार खेती का मतलब होता है कि जहां पर है ना, जिस क्षेत्र में पहाड़ी इलाका होता है यानी कि ऐसे ढलान होता है, तो ऐसे समतल भूमि तो होता है नहीं। जब समतल भूमि नहीं होगा तो खेती कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। तो वहां पे क्या होगा कि थोड़े थोड़े दूरों पे एक सीढ़ीदार नुमा खेत बना देते हैं ताकि उसमें से फसल उगाया जा सके। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पंजाब या फिर हरियाणा या फिर उत्तराखंड, तो या फिर उत्तर प्रदेश के मैदान। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, उत्तराखंड जो है वो पर्वतीय इलाका है और इसलिए वहां पर उत्तराखंड में सीढ़ीदार नुमा खेती की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। काली मृदा कहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो देखिए जम्मू कश्मीर या फिर महाराष्ट्र या फिर राजस्थान या फिर झारखंड। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में काली मृदा ज्यादा पाई जाती है और ये कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कपास की खेती के लिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट में क्या है, अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए प्रश्न ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों को लगभग 30 शब्दों में उत्तर देना है। तो प्रश्न क्या है कि प्रश्न ये है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, यानी कि आपको 3 राज्य के नाम ऐसे बताने हैं जहां पे काली मृदा पाई जाती है। पहले तो आपको बता दें महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। दूसरा देखिए काली मृदा निम्नलिखित राज्यों में पाई जाती है, कहां पाई जाती है। पहला तो देखिए कहां है, महाराष्ट्र में, और दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। यानी कि ये तीनों राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे क्या पाया जाता है, काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा में कपास उगाने के लिए, कपास का मतलब होता है कॉटन उगाने के लिए काली मृदा बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, उन क्षेत्रों के किसान जहां काली मृदा होते हैं मुख्य रूप से कपास की खेती करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार की मृदा में कपास लगाना बहुत ही सफल साबित होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो काली मृदा है, काली मृदा में अधिक मात्रा में कपास की खेती की जाती है और कपास की खेती वहां पे ज्यादा होती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहे हैं पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तट का मतलब क्या होता है, जो समुद्र के किनारे जगह होती है उसको तट कहते हैं। तो 2 ही तट है। अगर आप भारत की मैप को देखोगे तो ये पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी तट कहते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी तट कहते हैं। पूर्वी क्षेत्र में आपका जो हो जाएगा कौन कौन से, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, उधर उड़ीसा हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और उधर आपका वेस्ट बंगाल, ये सारे क्या हैं आपके पूर्वी तट पर है। और अगर पश्चिमी तट के बारे में बात करें तो पश्चिमी तट पे हो गया जैसे कि हमारा गुजरात हो गया, केरल हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, ये सारे कहाँ है, पश्चिमी तट पे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी कि वो जो तट है तो तट के किनारे किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए पूर्वी नदी के डेल्टाओं में मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्या, जलोढ़ मृदा। इसकी विशेषताएं देखिए क्या है कि जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, यानी कि बहुत ही भरपूर मात्रा में इस मिट्टी में तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऐसी मिट्टी में गेहूं, धान जैसे फसलें उगाने के लिए आदर्श माने जाते हैं। यानी कि जो जलोढ़ मृदा होता है उसमें से गन्ने उगा लो, धान उगा लो, गेहूं उगा लो, इसके लिए बहुत उपजाऊ होता है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में उपज होती है। ठीक है, देखिए अगला क्या है, चूंकि इसमें कंकर अधिक होता है, यानी कि कंकर पत्थर छोटे छोटे होते हैं जो बहुत अधिक होता है। पुराने जलोढ़ नए जलोढ़ की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं, जो पुराने होते हैं नए की अपेक्षा उसमें से बहुत कम उपजाऊ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न नंबर 3, वो क्या कह रहा है देख लेते हैं।
पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? जो पहाड़ी क्षेत्र है, मृदा अपवर्तन, देखिए सबसे पहले तो हम बात ये कर लेते हैं कि मृदा अपवर्तन होता क्या है। देखिए मृदा जो अपवर्तन होता है वो क्या होता है कि जैसे नदी होता है, तालाब होता है या फिर कोई जैसे कि ढलान होता है, तो जब बारिश होती है अधिक मात्रा में तो वहां से मिट्टी कट कर करके दूसरी जगह चली जाती है, उसी को कहते हैं मृदा अपवर्तन। यानी एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह चले जाना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मृदा अपवर्तन। तो यहां पे देखिए पहाड़ी इलाकों में क्या कर सकते हैं मृदा अपवर्तन को बचने के लिए? तो यहां पे देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन को समोच्च रेखाओं पर जुताई करके छत की खेती तकनीक का उपयोग करके हवा और पानी कटाव जांच करने के लिए घास के स्ट्रिप का उपयोग करके, यानी कि वहां पे क्या कि हवा पानी जांच करके उसके बाद वहां पे जो सीढ़ीदार नुमा आपको खेत बना दीजिए उसमें, उसके बाद उसमें क्या कि घास लगा दीजिए, पेड़ पौधे लगा दीजिए, कटीली झाड़ियां, तो उसमें क्या होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को ऐसे जकड़ के रखेगा और जब भी बारिश या बाढ़ तूफान वो आएगा तो वो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा और मृदा अपरदन से बच जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए नियंत्रण किया जा सकता है, सीढ़ीदार खेत बना सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं कि अब मृदा अपवर्तन का बहुत ही सुचारू और अच्छा उपाय है। अब यहां अगला प्रश्न देख लीजिए, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, जैव और अजैव, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए जैव और अजैव, जैविक संसाधन जीवित चीजों से बने होते हैं। जो जैव संसाधन होते हैं, जो जीवित चीज होते हैं उनसे जो बनते हैं उसको कहते हैं जैविक संसाधन। जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। कहां से? जीव मंडल से। जैसे कि देखिए लकड़ी हो गया, इसलिए वो एक जो, जैसे कि देखिए लकड़ी, इसलिए वो अजैविक संसाधन हो गया। जैसे मनुष्य, मत्स्य, पशु, फसल, ये सब क्या है? जैविक संसाधन में आते हैं। और जैविक संसाधन देखिए क्या है? और जैविक संसाधन गैर जीवित चीजों से बनते हैं जिसमें जीवित नहीं होता। जैसे कि देखिए धातु है ना, धातु, चट्टान और जैविक संसाधन है। तो आपको सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है कि जो कि जीवित प्राणियों से जीवित प्राणी से रिलेटेड यानी संबंध रखता है उसको कहते हैं जैविक, और जो अजीवित चीजों से संबंध रखता है उसको कहते हैं अजैविक। जीवित का मतलब जैसे कि देखिए मनुष्य, मत्स्य, पशु, मछली, ये सारे क्या हैं? जीविक हैं, इसलिए इसको कहते हैं जैविक संसाधन। जैसे पहाड़, चट्टान, ये सारे क्या हैं? अजैविक है, यानी कि इसमें जान जीवित नहीं होता है, इसको लिए क्या कहते हैं? अजैविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे धरती से प्राप्त होता है। लोहा एक बहुत महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन है। देखिए लोहा में तो जीवित नहीं है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन है जिसे बहुत लोग और बहुत मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। लोहा धरती की खुदाई से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, हमारे घरों में जैसे लोहे का क्या है? चेयर, कुर्सी, टेबल, ये सारे क्या करते हैं? हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए क्या है? ठीक है, ठीक है, अब अगला देख लीजिए क्या है? अगला हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए लगभग 120 शब्दों में। क्या है प्रश्न? भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें जो 1960 और 61 में देखिए अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई और इसका कारण क्या था? ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि भारत में जो 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? तो देखिए इसका कारण अभी देख लेते हैं क्या कारण था। तो यहाँ पे देखिए कारण को हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कारण हम देखते हैं, कारण क्या है वो एक बार आपको दिखाता हूं। कह रहे भारत में जो भूमि है, भूमि संसाधनों के मुख्य रूप से कृषि पर भूमि है, यानी कि जो भारत में जो भूमि है ना वो कृषि पर आधारित है और कृषि भूमि है। वन भूमि, चरगाह, चराई, बंजर। देखिए चरगाह होता है जहां पर कि खेत ना, जो जमीन की पशुपालन के लिए, पशु की चराने के लिए उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं चरगाह। ठीक है, बंजर, बंजर जहां पर जो भूमि में कोई भी फसल उगाते नहीं उसको कहते हैं बंजर भूमि। भूमि के लिए विभाजित किया जाता है। अपशिष्ट भूमि में चट्टानी, शुष्क, रेगिस्तानी शामिल है। जैसे अपशिष्ट भूमि, जैसे कि आप लद्दाख में चले जाओ, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, बर्फ पड़ता है, तो वहां पे कोई भी खेती नहीं की जाती है, जिसके कारण उसको क्या कहते हैं? अपशिष्ट भूमि कहते हैं, जिससे उसको रेगिस्तान बन जाता है। जैसे राजस्थान में चले जाओ तो वहां पे थार रेगिस्तान है जो कि बहुत बंजर भूमि होती है, वहां पे खाली रेत होता है, वहां पे आपको फसल नहीं उगाई जाती है। ठीक है, ठीक है, आंकड़ों को देखिए। अब गैर कृषि उद्देश्यों से के अपवास, सड़क, उद्योग के उपयोग की जाने वाली भूमि को हाल में, ठीक है, हाल के आंकड़ों के अनुसार कुल भूमि क्षेत्र में आधे से ज्यादा भूमि खेती योग्य पड़ती है। यानी कि भारत में यह देखा गया कि आधे से ज्यादा जो भूमि है वो क्या है? पड़ती है। क्योंकि जैसे देखो बंजर है तो कहीं पे बंजर है, तो कहीं पे क्या कहते हैं शुष्क बर्फ पड़ रहा है जैसे लद्दाख में। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए 20% जंगलों द्वारा कवर किया जाता है और थोड़ा बहुत उपयोग चराई के लिए किया जाता है। बाकी बंजर भूमि है जिसमें विविध खेती के निशान है। वन भूमि के अनुचित उपयोग के उपलब्ध क्षेत्र को नीचा दिखाया गया है और जंगलों के संरक्षण को मुश्किल बना दिया है। वनों की कटाई, खनन, उत्खनन जैसी मानवीय गतिविधियों को जंगल की धीमी विकास दर में योगदान दिया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 1960-61 के बाद में वन अंतर्गत भूमि में बहुत वृद्धि हुई है। ठीक है, समझ गए? अब आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ? प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए, जो ये प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए, यानी कि जैसे आप फैक्टराइजेशन हुआ, यानी कि बहुत सारे फैक्ट्रिक औद्योगिक आया, तो और आर्थिक विकास का क्या कारण था? देखिए कारण देखिए यहाँ पे है, तकनीकी और आर्थिक विकास के विभिन्न कारकों के कारण संसाधनों की अधिक खपत हुई। ठीक है, क्या हुआ? अधिक खपत हुई।
जिसके कारण देखिए औपनिवेशिक समय में शाही शक्तियां जैसे अन्य देशों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी तकनीकी और आर्थिक श्रेष्ठता के उपयोग करती है। इस तरह के बाद के संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होती है। अब एक देश के संसाधन अपने औपनिवेशिक शासन के नागरिकों के लिए भी सुलभ हो गए, जिससे कि खपत में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। इसके अलावा तकनीकी आर्थिक प्रगति के कारण भी सभी उम्र का मृत्यु दर के कारण आबादी बढ़ रही है। क्या हुआ है, आबादी भी बढ़ रहा है। चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल के विकास, साथ दुर्घटनाओं की मौलिक प्रसव आदि में कम लोगों की मृत्यु होती है। देखिए कारण क्या है कि पहले के जमाने में क्या होता था कि मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम मिल पाती थी, जिसके कारण की मृत्यु दर बहुत ज्यादा था। लेकिन आज के समय में क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट, जो मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, बाकी टेक्नोलॉजीज आ गई, जिसके कारण क्या हो गया कि मृत्यु दर बहुत ही कम हो गया। तो ये हमारे क्या है, आर्थिक विकास का एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कहां है, उस समय क्या था कि पानी की मात्रा बहुत खराब मिलती थी, जिसके कारण लोग बहुत जल्दी क्या होते थे, बीमार पड़ जाते थे। अगला प्रश्न देखिए, आपके आसपास के क्षेत्रों में संसाधन के उपयोग और संरक्षण के दर्शाते हुए परियोजना कार्ड तैयार करिए। तो आप खुद ही कर लेंगे, ये सब कुछ है ही नहीं। ठीक है, आगे और आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण, ये भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये था आपके जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को भेजिएगा ताकि वो भी अच्छा मार्क्स आपके एग्जाम में ला सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।